क्रोध का जन्म रख दिया या कोई कह रहा है कि हमको अगर 8 घंटे से ज्यादा मतदान बाकी होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लेट हो जाती है, रिपोर्ट की स्थिति आ जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें बोल दीजिए या तो बाहर चले जाए, यहाँ बैठना हो होती है तो हमें हर हालत में हर चीज को हैंडल करना, जिससे हमारी पोलिंग पार्टी मतदान केंद्र पर पहुंचती है, उससे आपको ओपन कोड मिली होगी। तो आपकी बात इलेक्शन कमीशन में 20 पोलिंग सेंटर्स है, एक नंबर दिया हुआ है, हमें उठाएंगे उस नंबर पे आपको कौन सी सारी जानकारी देनी है और शाम को आगे ओपन कोड देनी है। जिस समय कोड स्टार्ट हो जाए आप लोगों को कम से ये जानकारी हर आदमी को आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को लिखित भी करना है अधिकारी को और आपको भी हर आदमी में एसएमएस करना होगा 8:10 क्यों उसके बाद हमारे लोग को अगर सवाल की जानकारी नहीं पहुंची तो फिर हम रजिस्टर कर सकते हैं बिना एजेंट के डालो हुए हैं। इसलिए आज के प्रशिक्षण में हमने शेड्यूल को 3 भागों में रखा है। आपके सामने स्लाइड बनाएंगे जिनके चिन्हों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और बेहतर होगा कि आप महत्वपूर्ण चिन्हों को नोट नहीं करते जाए, जैसे कि सिस्टमैटिक जानकारी कि चेकलिस्ट आपके पास अभी से तैयार हो जाए। हम आपस में विचार विमर्श करेंगे। इसके बारे में आपको जो पहला पॉइंट बताया जा चुका है, ऐसे तो सामान्य नियमों के तहत 10 से 12 मतदान केंद्र हैं, लेकिन अंततः कितने मतदान केंद्र होंगे उसमें मैक्सिमम या मिनिमम कितने फिजिकल मतदान केंद्र होंगे उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक सेक्टर में मतदान केंद्रों की संख्या होगी। पोजीशन क्या है, उनका रूप क्या, उनकी स्थिति क्या है, उस प्रभावों को हमें मानना पड़ेगा। एक वर्नेबल बैटल के बारे में हमसे अब आप देखिए सेक्टर ऑफिसर की क्या भूमिका है और सेक्टर ऑफिसर की शक्तियां हैं, पावर्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेक्टर ऑफिसर का रोल, उसकी भूमिका के विषय में स्पष्ट किया है कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से निर्वाचन कार्यक्रम आपकी एक तो ट्रेनिंग हो रही है, निर्वाचन कार्यक्रम 1-2 दिन में जारी आज से लेकर और मतदान दिवस पर मतदान समाप्ति होने तक सौंपी गई पोलिंग स्टेशन जो आपके सेक्टर की पोलिंग स्टेशन के लिए चुनाव प्रबंधन उसका सारा चुनाव प्रबंधन करना सेक्टर ऑफिसर की भूमिका है। तो सेक्टर ऑफिसर के जो अपने पावर्स हैं स्वयं के, उनका एग्जीक्यूशन उनका ध्यान है, प्लस उसके अधीन 10 है 11 है या 12 पोलिंग स्टेशन जो भी हैं, उन सारी पोलिंग स्टेशन और हम सब समझाने का, लेकिन आप नोट करिए कि आगे की जो लिंक है वो सभी लोगों के लिए उसमें सुविधा होगी। आपके भाई ये लिंक चला है, रोज चल रहा है, तो सभी लोगों का सुविधा होगी। लेकिन आपकी शंका आप बातें पूछ लीजिए, आप अकेले रहते हैं, आप बिना शंका के समाधान नहीं करेंगे। सामने कहा कि आप जो शंका हो
कि सेक्टर ऑफिसर पहली बार ऑफिसर हो गए हैं और कोई भी सोचा है कि मेरा नंबर नोट कर लीजिए, हम जितने ही आपके पास बताना वहाँ आ जाएंगे, हमारे पास आ जाना, आपकी शंका का समाधान होगा। ठीक है, विश्वास रखिए, ठीक है। तो देखिए CRPC की धारा 144 के तहत नाम की लड़कियां हैं, ऐसे प्रकरणों में जिनमें सेक्टर ऑफिसर की राय है इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई करना आवश्यक हो जाए और तत्काल रोकथाम और उपचार आवश्यक। धारा 144 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि चुनाव के संबंध में बोल रहा है कि कहीं पर शांति भंग होने की चेष्टा यदि किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा की जाए, शांति भंग करने का तरीका कोई भी हो, ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है। धारा 144 पूर्व से सावधानी में उठाए गए कदमों के लिए है कि किसी भी घटना को अवश्य संभावी मानकर कि ये घटित हो सकती है, वो घटित ना हो, उसके लिए हम सेफ्टी मेजर्स से हैं। धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई करें। तो वही समझाया गया ऐसे प्रकरणों में जिनमें सेक्टर ऑफिसर की राय है, यानी आप समझते आपकी राय है कि किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई करना आवश्यक। 144 के अंतर्गत जैसे 5 व्यक्ति निर्वाचन में निगरानी से संबंधित प्रमुख विधिक प्रावधान जो हमारे कानून में जिनका प्रावधान है, कौन कौन से प्रावधान है उनके ऊपर प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है। सेक्शन 10 रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत चुनाव का ब्यौरा समय सीमा व निर्धारित ढंग से न देने अथवा न देने की प्रयोग करार करने का प्रावधान है। कोई भी अभ्यर्थी जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर का ब्यौरा सही ढंग से निर्धारित ढंग से नहीं देता है, नोटिस जारी किए जाते हैं फिर भी नहीं मिलता है, तो इस एक्ट के तहत ये प्रावधान है, उसको 3 साल के लिए निवार किया जा सकता है कैंडिडेट। सेक्शन 77 RP एक्ट 1950 अधिकर्ता चुनाव में वास्तविक व्यय में अधिकतम व्यय निर्धारित व्यय सीमा जो नामांकन दिनांक से परिणाम घोषित होने तक का सही ब्यौरा संधारित करेगा। नामांकन दिनांक से और परिणाम घोषित होने तक, यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ इलेक्शन पूर्व नामांकन से पूर्व व्यय किए जाते हैं, तो अधिसूचना जारी होने पर जो हमारी इलेक्शन एक्सपेंडिचर कमेटी है, सेल है, उसके संज्ञान में यदि ऐसे व्यय आते हैं जो नामांकन जिस चुनाव के लिए हुआ है उसी के लिए किए गए हैं, तो उनकी भी गणना इलेक्शन व्यय में ही की जाएगी, चाहे वो फ्री ना हो। किया गया व्यय अधिकृत व्यय, तो अधिकृत व्यय तो सीमा 16 लाख है विधानसभा में, ये तो लास्ट में आएगी। और किया गया व्यय जो डेली किया जा रहा है उसको अंकित करेंगे तो वो माइनस होता चला जाएगा। इस तरीके से व्यय का प्रकार क्या है ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जिस मद पर वो व्यय किया जा रहा है उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और जिस मद पर व्यय किया जाएगा उसका प्रूफ एक फाइल ऑफ एविडेंस संधारित होगी, उसमें रखा जाएगा। भुगतान दिनांक जो पेमेंट होगा उसकी डेट, जिसे भुगतान किया गया उसका नाम व पता, इसको बिल्कुल देख इनकी स्थिति में पेंडेंसी है तो उसका नाम जिसको भुगतान किया जाएगा। भुगतान जो होगा उसमें व्यवस्था है कि क्रॉस चेक के माध्यम से ही किया जाए।
लेकिन एक एग्जेम्पशन उसमें दिया गया है कि एक मद पर पूरी चुनाव अवधि में अगर 20,000 तक राशि है तो उसका कैश में पेमेंट हो सकता है। दूसरा एग्जेम्पशन है, कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिनको क्रॉस चेक से देना संभव ना हो। ये स्पष्ट रूप से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए उनका खाने पीने पर रिफ्रेशमेंट बाजार से मंगाया तो क्रॉस चेक से पेमेंट संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी चीजें लेख के अनुसार, लेख के आधार पर कि कैश में पेमेंट कहीं ऐसा ना हो जिनको क्रॉस चेक से किया जा सकता है, ये थोड़ा सा मान किया जाए। समस्त वाउचर की दीवार क्रमबद्ध तरीके से क्रमांकित कर निर्वाचन व्यय लेखा के साथ प्रस्तुत किए जाए। ये तो निर्वाचन व्यय लेखा के साथ प्रस्तुत हो गए, लेकिन नामांकन से लेकर परीक्षा इलेक्शन रिजल्ट्स घोषित होने तक उनकी समीक्षा, उनकी संवीक्षा, उनकी स्क्रूटनी, उनकी जांच परख जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर कमेटी है उसके द्वारा सतत रूप से किया जाए कि वो सही तरीके से संचालित हो रहे हैं, उनका मेंटेनेंस नियम पूर्वक हो रहा है अथवा नहीं। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी विस्तार से उसकी हेडिंग में हमने उसको कैप्शन किया है पेड न्यूज से। यहाँ पर ये उसी का एक अंश है, क्योंकि ये पैम्फलेट्स, हैंडबिल्स, ये भी पेड न्यूज के ही एक डॉक्यूमेंट है। तो इनमें क्या क्या पाबंदियां हैं, क्या क्या बंदिशें हैं, इनकी तरफ जाऊंगा। प्रिंटर, प्रकाशक का नाम, ये पैम्फलेट्स पोस्टर साथ की छपाई पर पाबंदियां, उसमें प्रिंटर, प्रकाशक का नाम, पता रहित नहीं चलेगी। यानी जो भी पैम्फलेट, हैंडबिल्स, पर्चे, पोस्टर्स वगैरह चलेंगे, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसमें प्रिंटर और प्रकाशक का नाम ना हो। प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित तथा उसे व्यक्तिगत रूप से जानने वाले 2 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित करवाकर स्वयं की पहचान का घोषणा पत्र प्रिंटर को प्रेषित करना होगा। प्रकाशक एक घोषणा पत्र भेजेगा प्रिंटर को। ये प्रकाशक जो छापने वाला है अधिकृत रूप से जो छापेगा, प्रिंट करने वाला कोई है, तो वो अपनी आइडेंटिटी प्रूव करते हुए एक डिक्लेरेशन प्रिंटर के पास भेजेगा जिसमें 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर जो उसे जानने वाले हों। संविधान जो स्वतंत्र मताधिकार है उसको प्रभावित कर रहा है, तो ऐसा दबाव बनाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। ये 171C है, 171X में प्रावधान है। अवैध हानि भुगतान किसी व्यक्ति संगठन द्वारा अभ्यर्थी की लिखित अनुमति के बिना कोई कैंडिडेट है तो उसकी बिना रिटन परमिशन के उसका सपोर्टर, चाहे वो व्यक्ति हो अथवा संगठन हो, अगर कोई सभा करता है, विज्ञापन निकालता है या प्रकाशन करवाता है या अन्य किसी प्रकार का व्यय है जो उसके चुनाव में उसको सहायता पहुंचा सकता है, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, न्यू दिल्ली का जो केस है उसको कोर्ट किया गया है। कैंडिडेचर इस तरीके से खतरे में पड़ सकता है किसी कैंडिडेट का अगर वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स विधिवत तरीके से और नियत समय सीमा में अकारण प्रस्तुत नहीं करता। नेक्स्ट,
जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे उनको नामांकन प्रस्तुत करने से पहले, नामांकन कराने से पहले बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उनका पर्सनल बैंक अकाउंट अलग होता है, लेकिन एज ए कैंडिडेट उनको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वो अकाउंट उनके निर्वाचन एजेंट, जो इलेक्शन एजेंट है, उसके साथ ज्वाइंट हो सकता है, लेकिन अन्य किसी के साथ ज्वाइंट नहीं हो पाएगा। जो सगे संबंधी हैं उनके साथ भी ज्वाइंट नहीं हो सकता है, सिर्फ निर्वाचन एजेंट के साथ उसको ज्वाइंट करवा सकते हैं या अपना स्वतंत्र इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा सकते हैं। और चुनाव के बाद भी अभी आगे आएगा, इसमें नोडल बैंक का रोल है कि किस तरीके से सारी बैंकों को वो निर्देशित करेंगे कि कैंडिडेट के बैंक के अकाउंट की मॉनिटरिंग रेगुलरली किया जाए, लेकिन उनके भाव क्या होंगे, उनके रेट्स क्या होंगे, इसके लिए वो स्वतंत्र नहीं, इनका निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर सुनिश्चित होगा। उसी दर से संबंधित वस्तुओं पर वे व्यय कर सकते हैं। वस्तुओं को चित्रों के माध्यम से थोड़ा बताया गया है कि कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं। नेक्स्ट, ये अभी विस्तार से भी आएगा। MCMC मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग सेल किस तरीके से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों की मॉनिटरिंग करती है, और उसमें ये देखा जाता है कि किसी प्रकार से जो आदर्श आचार संहिता है उसकी अवहेलना, उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। तो ये प्रिंट मीडिया के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको स्पष्ट है कि बल्क SMS यदि इस प्रकार से पेड न्यूज की ही कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, आता है। नेक्स्ट, अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। उसमें एक फाइल ऑफ एविडेंस, एविडेंस किसी रूप में हो सकते हैं। अगर पर्चे छपाए तो एविडेंस होगा, पैम्फलेट छपे गए तो एविडेंस होगा, अखबार में निकलवाया एविडेंस होगा, कोई CD है तो वो भी एविडेंस में जाएगा। किसी प्रकार का वह जो निर्वाचन पर किया गया है, रात को 2 बजे इनको इन्फॉर्मेशन मिलता है फ्लाइट स्पॉट काम रहते था। सालों के बाद 2 बजे रात्रि इनका मैसेज आया, ये फलाना फलाना जगह पे एक बस के ऊपर जैसे सामान रखते हैं लोग, ये जो सब्जी वाले रहते हैं, सब्जी का जो है फाइल ऑफ एविडेंस जो व्यय होगा, इस पर व्यय हुआ। जैसे मान लीजिए कोई समाचार निकलवाया, विज्ञापन निकलवाया, तो विज्ञापन पर उसने 1000 रुपये व्यय किया, तो उस विज्ञापन की जो कटिंग होगी वो फाइल ऑफ एविडेंस, वो एविडेंस है। एक फाइलिंग सिस्टम को भी एक बार क्लास लेना होता है, कैसे फाइल करना है, सभी फाइलिंग जो भी कर सकते हैं उसका एविडेंस कैसे मेजर करनी है, आप करने लगे और संपत्ति मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट जो डिबेट में निवा लेखन किए हैं उसको अपन अप्लाई करेंगे, वो चालू होगा। और शस्त्र जमा करने का आदेश
वो चालू होगा। वो सर तक कब तक जमा होना है? तब तक 7 दिन का टाइम देते हैं इलेक्शन कमीशन, 7 कार्य दिवस। तो कब से? मतलब अपन कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। और राजनीतिक व्यक्तियों के उपलब्ध शासकीय वाहन और निज शिकायत शासकीय सांसद और विधायक, उनके बाद जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, स्टाफ हैं, उन दोनों को अपन वापस करेंगे।